हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो आंसर राइटिंग में तो आप बेझिझक हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गुलाम वंश। गुलाम वंश हालांकि हमने पिछले क्लास में भी देखा था, लेकिन वो शुरुआती फेज था जिसमें हमने देखा था कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। आज जो हमारा सेशन रहेगा उसमें बात करेंगे इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और उसके पश्चात बलबन के द्वारा क्या जो है दिल्ली सल्तनत के रूप में किया गया और इनके द्वारा जो सुधार किए गए जो कि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें आज हम लोग पूरे तरह से देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है इल्तुतमिश के द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार का मूल्यांकन करें। ये इसलिए भी प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है तो उसके पास ना तो समय होता है और इसके अलावा हम देखें तो जैसे हमने बताया भी था कि कुबाचा और यल्दोज जैसे चुनौती उनको पहले से विद्यमान थी, तो उन्हें प्रशासनिक संरचना को स्थापित करने का कोई टाइम ही नहीं मिला था। लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बना तो उनके पास पर्याप्त टाइम भी था और इसके अलावा आप देखोगे तो इन्होंने दिल्ली सल्तनत को रियल में स्थापित भी किया था, तो इन्हें एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता भी थी, तो इन्होंने ऐसा किया भी। सबसे पहले इनके द्वारा प्रशासनिक सुधार के रूप में जो प्रयास किया गया उसमें आप देखोगे कि 1229 ईस्वी में इनके द्वारा खलीफा से खिल्लत प्राप्त किया गया। खलीफा से खिल्लत या फिर आप कह सकते हैं मान्यता। इसका अर्थ पहले हम लोग समझ लें कि आप देखोगे कि इस्लाम जगत में शासन का प्रमुख, इस्लाम में अगर हम बात करें शासक के प्रमुख के रूप में तो खलीफा ही माने जाते हैं, वो चाहे धार्मिक रूप में हो या फिर शासन के रूप में हो। तो यही जो है आप देखोगे इल्तुतमिश के द्वारा प्रयास किया गया कि वो खलीफा से खिल्लत प्राप्त कर ले ताकि इनके साम्राज्य की आप कह सकते हो वैधता प्राप्त हो। दूसरी बात आप देखोगे कि इन्होंने प्रशासनिक संरचना के रूप में सबसे जो अहम काम किया, इन्होंने चालीसा का गठन किया। चालीसा का गठन। अब ये क्या होता है, तो इनके द्वारा यह कोशिश किया गया, चूंकि भारत इनके लिए नया था, तो इन्होंने 40 सरदार कह सकते हैं तुर्की सरदार, 40 तुर्की सरदारों की सहायता से एक प्रशासनिक संरचना का निर्माण किया जो कि इन्हें शासन संबंधी सलाह देते थे। शासन संबंधित सलाह और इसके साथ ही राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेवारी इन्हीं के पास था। राज्यों की सुरक्षा, जैसे कि आप कह सकते हैं वर्तमान समय में जो मंत्री परिषद होता है, कमोबेश उसी प्रकार की संरचना इनके द्वारा स्थापित की गई थी ताकि उन्हें गाइड किया जा सके कि कैसे भारत में शासन चलाना है। हालांकि ये बाद में इनके गले का घेग बन जाता है, लेकिन शुरुआत में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। और आप देखोगे अगर दिल्ली सल्तनत लंबे समय तक शासन में रहा तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इस चालीसा का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। इसके अलावा जो इनके द्वारा प्रयास किया गया उसमें आप देखोगे कि प्रशासनिक केंद्रीकरण किया गया। इसका अर्थ क्या होता है, तो इन्होंने सुल्तान को सर्वोच्चता दी। इसका अर्थ यह होता है, सुल्तान का अर्थ की बात करें तो यह होता है जिसके पास शक्ति हो, उसे सुल्तान कहा जाता था। इसमें आप देखोगे तो इस्लाम जगत में एक कहावत होती थी कि जो खलीफा है वही प्रशासनिक और धार्मिक प्रधान होता है, लेकिन चूंकि वो पूरे विश्व में तो अपना शासन कर नहीं सकते थे,
इस वजह से अलग अलग प्रांतों में या फिर अलग अलग आप कह सकते हो क्षेत्र में एक गवर्नर नियुक्त किया जाता था, और वही गवर्नर जब अपने आप को सुदृढ़ कर लेते थे तो वो खलीफा को चुनौती दे देते थे और वो अपनी जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते थे। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि जिनके पास शक्ति होती थी वो खुद से जो है अपने राज्यों का गठन कर सकते थे। बस नाम मात्र का ये होता था कि वो खलीफा से मान्यता या फिर आप कह सकते हो खिल्लत प्राप्त करते थे, ताकि वो उनके जो मानने वाले धर्म के लोग हैं वो उन्हें मान्यता प्रदान कर सके। तो ये प्रयास आप देखोगे इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, ताकि उनके साम्राज्य को वैधता भी मिल सके और एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पे निवास करने वाले प्रजा भी इनसे संतुष्ट हो सके। तो इनके द्वारा कुल मिलाकर ये प्रयास किया जा रहा था। और चूंकि शुरुआत में हमने बात किया, चूंकि भारत उनके लिए नया था, इसलिए यह प्रयास किया गया कि 40 जो तुर्की सरदार हैं वो इन्हें गाइड करें। तो ये कुल मिलाकर हमने बात किया कि आखिर इनके द्वारा प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए कैसा प्रयास किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने मुद्रा व्यवस्था को भी जारी किया। जैसे कि इन्होंने मुद्रा व्यवस्था में मूल रूप से अगर हम बात करें तो चांदी का एक सिक्का चलाया जिसे टका कहा जाता था, और दूसरी ओर तांबे का सिक्का चलाया जिसे जीतल कहा जाता था। तो ये इनके प्रशासनिक सुधार के रूप में थे। वहीं अगर हम बात करें इनके द्वारा न्यायिक सुधार की, तो इसमें आप देखोगे कि न्याय का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था वो सुल्तान होता था, और इनकी जो न्याय व्यवस्था चलती थी वो आप देखोगे इस्लाम कानून के अनुसार, जिसे शरीयत कहा जाता था। शरीयत के अनुसार न्याय, तो ये इनकी थी न्यायिक प्रणाली। वहीं अगर हम देखें इनके सैन्य सुधार की, चूंकि ये भी आती है प्रशासनिक सुधार के तहत ही, तो सैन्य सुधार में इन्होंने सबसे पहले तो अस्थाई सेना का गठन किया। अस्थाई सेना का गठन, चूंकि ये भारत में नए थे तो इसलिए इन्होंने एक अपनी सेना का गठन किया। इसमें आप देखोगे तुर्की के साथ साथ जो भारत के मुसलमान थे उन्हें भी इसमें शामिल किया गया। दूसरी ओर अगर हम बात करें इनके प्रशासनिक सुधारों में, तो सबसे जो बड़ी इनकी सफलता मानी जाती है, इन्होंने मंगोल आक्रमण को रोका था। मंगोल आक्रमण, इससे भारत की सुरक्षा किया था। ये कैसे? तो हम बात कर रहे हैं, एक शासक हुए हैं जिनका नाम था चंगेज खां। ये बहुत ही खूंखार माने जाते हैं। इन्होंने एक ख्वारिज्म के शासक हैं, ख्वारिज्म के शासक मांगबर्नी, इनका पीछा करते हुए भारत तक आ गए थे। लेकिन इल्तुतमिश ने बहुत ही कूटनीतिक का परिचय देते हुए मांगबर्नी को भारत में शरण देने से इनकार कर दिया। उन्होंने मांगबर्नी को भी संतुष्ट किया कि भारत जो है उनके लिए उपयुक्त नहीं है, यानी मांगबर्नी के लिए भारत की जलवायु उपयुक्त नहीं है। यही बात कह के उन्होंने उसे वापस कर दिया, जिस वजह से आप देखोगे कि चंगेज खां का आक्रमण या फिर हमला होने से भारत सुरक्षित रह गया। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जितने भी मंगोल शासक होते हैं वो बहुत ही खतरनाक टाइप के होते हैं। वो तो धन संपत्ति को लूटते ही हैं, इसके साथ ही आप देखोगे कि जब वो वापस जाने लगते हैं तो उस क्षेत्र को जला के चले जाते हैं, जिस वजह से आप देखोगे कि न केवल राज्य को नुकसान होता है बल्कि जान माल की भी बहुत क्षति होती है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि इल्तुतमिश के द्वारा मंगोलों के आक्रमण से भी भारत की सुरक्षा की गई। और एक बात और इसमें ध्यान रखने योग्य है कि दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी वो दिल्ली इल्तुतमिश के द्वारा ही लाया गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआती दौर में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। और इसमें हमने बताया भी था आपको कि यलदौज और कुबाचा, इनके आक्रमण हमेशा होते रहते थे, जिस वजह से इन्होंने लाहौर को राजधानी बनाया था। लेकिन इल्तुतमिश ने इसे भली भांति संतुलित किया
और इसके पश्चात इन्होंने लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया। इसीलिए आप देखोगे कि इसमें एक प्रश्न भी बनाया जाता है कि दिल्ली सल्तनत की वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। और यह बात बिल्कुल सही है। हालांकि अगर आपसे यह पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे, तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, लेकिन उसमें अगर लगा दिया जाएगा वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। तो ये हमने देखा इल्तुतमिश से रिलेटेड जो प्रश्न थे। अब आते हैं और देखते हैं बलबन से रिलेटेड क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। बलबन से रिलेटेड सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है वो इसकी राजसत्ता से संबंधित, बलबन के राजसत्ता की अवधारणा का मूल्यांकन करें। बलबन सल्तनत काल में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप देखोगे पूरे सल्तनत काल में ये एक अनोखा शासक है जिन्होंने अपने आप को ईश्वर की छाया तक घोषित किया। यानी इसकी राजसत्ता के पीछे आप देखोगे कि दैवीय उत्पत्ति बताते हैं। इनके द्वारा एक उपाधि ली गई थी जिसे जिल्ले ए इलाही कहा जाता है, यानी ईश्वर की छाया। दूसरी तरफ आप देखोगे तो इन्होंने अपने आप को अफरासियार का वंशज घोषित किया। इसके कहने का मतलब यह हुआ कि आप देखोगे अफरासियार ईरान में एक बहुत ही बड़े सैन्य घराना जो होता है उससे बिलोंग करते थे और ये बहुत ही स्ट्रोंग माने जाते थे। तो इन्होंने अपने आप को उसी का वंशज घोषित किया ताकि जो इसके अन्य समतुल्य अमीर थे वो इनको चुनौती नहीं दे सके। इसका कारण स्पष्ट है क्योंकि बलबन भी पहले उस एक चालीसा का अंग हुआ करता था जिसकी स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। लेकिन चूंकि ये ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे और ज़्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए इन्होंने चालीसा से अलग हटते हुए राजा की गद्दी तक यानी सुल्तान बना था। तो इसलिए सबसे पहला प्रयास यह किया कि अपने आप को अलग करने का प्रयास किया अन्य अमीरों से। इसलिए इनके द्वारा इस प्रकार की उपाधि ली जाती है और दूसरी तरफ अपने आप को एक हाई क्वालिटी का मतलब बताया जाता है ताकि अन्य जो अमीर हैं उनसे वो सुपीरियर बन सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे पहले बलबन ने आप कह सकते हो कि चालीसा का निरस्तीकरण यानी इसे खत्म करने का प्रयास किया। इसके पीछे का कारण स्पष्ट है। इनको पता था कि जो चालीसा के सदस्य हैं वो सत्ता को आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं और जो भी शासक होते हैं उसके ऊपर ये नियंत्रण बनाने का प्रयास करते हैं। इसका कारण स्पष्ट है, चूंकि बलबन स्वयं जो है इस चालीसा का एक अंग हुआ करता था, तो इन्होंने इसे समाप्त करने का प्रयास किया। अब बात आती है इन्होंने आखिर राजसत्ता को स्थापित करने के लिए या फिर सुदृढ़ीकरण के लिए क्या काम किया, यानी राजसत्ता के सुदृढ़ीकरण। तो राजसत्ता की सुदृढ़ीकरण के लिए इन्होंने ब्लड एवं आयरन की नीति अपनाई। ब्लड एवं आयरन की नीति। एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाले कौन सुल्तान थे, तो आपको ध्यान रखना है कि बलबन थे। इसके तहत ये होता था कि इन्होंने राज की सत्ता के खिलाफ जो भी विद्रोह किया उसे कुचलने का काम किया। जैसे कि एक उदाहरण लिया जाता है, बंगाल के गवर्नर तुगरिल खां। इन्होंने जब बलबन का विद्रोह किया था तो बलबन ने उसे बीच चौराहे पे फांसी दिया था,
ताकि अन्य जो गवर्नर हैं या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस प्रकार की गलती ना कर सके। इसके अलावा आप देखोगे तो राज सत्ता की स्थापना के लिए इनके द्वारा दरबार में अनुशासन बनाया गया। इसके तहत क्या किया जाता था कि जब बलबन दरबार में आता था, बलबन दरबार में, तो उस समय जितने भी अमीर थे या फिर सेनापति होते थे उन्हें खड़ा रहना होता था, और जो भी सेना हुआ करते थे वो तलवार को खोले हुए रहते थे। और भी अगर हम बात देखें तो इसमें जितने भी दरबारी होते थे वो हंसी मजाक नहीं कर सकते थे, हंसी मजाक पर प्रतिबंध, शराब नहीं पी सकते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी अमीर थे वो आपस में एक दूसरे से अपनी पुत्री का विवाह या फिर अपने पुत्र का विवाह नहीं कर सकते थे। इसके पीछे का लॉजिक यह था कि अगर ये अमीर एक दूसरे से निकट आएंगे तो हो सकता है कि ये सुल्तान के विरुद्ध कोई नया विद्रोह कर सकते हैं। तो इन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था अपने दरबार में कर रखा था ताकि इनका एक अलग पहचान बना रह सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने प्रशासन में भी तुर्कों को ही सिर्फ लिया था। जैसे इसमें आप एक पॉइंट बना सकते हो, तुर्की सर्वोच्चता। इसका मतलब यह था कि इन्होंने अपने सेना हो या फिर प्रशासन हो, इसमें सिर्फ तुर्कों को लेते थे। ताकि सैन्य सर्वोच्चता बना रह सके, और जो निम्न कुल के हैं, निम्न कुल के अमीर, उन्हें संतुलित किया जा सके। तो इस प्रकार की नीति इनके द्वारा अपनाया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें न्याय व्यवस्था की तो इस पे सर्वाधिक ध्यान दिया गया। इन्होंने न्याय के लिए वही शरीयत कानून लागू किया, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बार की कहानी यह बताई जाती है कि जो कोई उच्च जमींदार थे उन्होंने अपने नौकर के साथ दुर्व्यवहार किया था। इस वजह से भी उन्हें अपने क्षेत्र छोड़कर बाहर जाने का निर्देश दिया था, बाहर जाने का निर्देश, ताकि राज्य में अनुशासन को बनाए रखा जा सके। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि बलबन के द्वारा इस प्रकार की नीति अपनाई गई ताकि दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान की जा सके। तो ये था बलबन से रिलेटेड प्रश्न। अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसमें आप इन सभी पॉइंटों को रख सकते हैं। तो इस प्रकार से बलबन से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आए तो आपको इन सभी बातों को ध्यान देना है। इसके अलावा आप इसके मूल्यांकन में एक दो पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यह रहा कि केंद्रीय सत्ता मजबूत हुआ, केंद्रीय सत्ता मजबूत, प्रशासन मजबूत, और दिल्ली सल्तनत लंबे समय तक जीवित। तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट में दे देना है। वहीं अगर हम बात करें निगेटिव पॉइंट की तो इसका शासन आप कह सकते हो कि अत्यधिक दमनकारी रहा, क्योंकि कोई भी जो सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाता था उसे दबा दिया जाता था। इसके अलावा राज्य में हमेशा भय का माहौल बना रहता था। और अंतिम पॉइंट आप ये बता सकते हैं कि सामाजिक गतिशीलता बाधित हुई, और ये इसका मूल्यांकन पूरा हो जाएगा। अब आते हैं एक क्वेश्चन देख लेते हैं रजिया सुल्तान से रिलेटेड, जो कि प्रश्न बार बार पूछे भी जाते हैं। रजिया सुल्तान से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप देखोगे कि रजिया सुल्तान के
असफलता के कारण, असफलता के कारणों का मूल्यांकन करें। रजिया सुल्तान से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान के असफलता के कारणों का मूल्यांकन करें। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे मध्यकालीन भारत में आप देखोगे तो रजिया सुल्तान पहली ऐसी शासिका हुई है जिन्होंने राजगद्दी को प्राप्त की। हालांकि बहुत ऐसे महिला का उदाहरण आपको मिल जाएगा जिन्होंने सत्ता को इंटरनल रूप से चलाया था, लेकिन आप देखोगे कि प्रत्यक्ष रूप से गद्दी तक पहुंचना सभी के लिए संभव नहीं हो पाया था, जिसमें रजिया सुल्तान पहली महिला थी। तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर इन्होंने जब राजगद्दी को हासिल की तो आखिर क्या ऐसी कमियां रह गई थी कि इन्होंने लंबे समय तक अपने शासन को नहीं चला पाया था। तो सबसे पहला जो मेन कारण था वो है चालीसा का महत्वाकांक्षा। इनके पिता जिन्होंने चालीसा का गठन किया था तो वो आप देखोगे कि तुर्की अमीरों के द्वारा निरंतर विरोध, क्योंकि जो तुर्की अमीर थे वो नहीं चाहते थे कि कोई एक सशक्त जो है सुल्तान आए और उनकी मोनोपोली को खत्म करे। इस वजह से आप देखोगे कि जो चालीसा है वो निरंतर प्रयास करता रहता है कि रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाया जाए और वहां पर एक कठपुतली शासक या सुल्तान को बैठाया जाए ताकि वो अपने अनुसार काम को चला सके। दूसरा आप देखोगे पितृसत्तात्मक सोच, क्योंकि अगर हम पूरे मध्यकाल की बात करें तो कोई भी जो है आप देखोगे महिला शासक का उदाहरण आपको नहीं मिलता है। और ये जो तुर्की अमीर थे, तुर्की अमीर ये कभी नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर किसी महिला के द्वारा जो है शासन किया जा सके। इस वजह से भी आप देखोगे कि हमेशा से चालीसा के द्वारा रजिया सुल्तान का विरोध किया जाता है। इसके अलावा एक उदाहरण भी मिलता है कि रजिया को रजिया सुल्ताना कहा जाना इन अमीरों को कभी भी रास नहीं आया। इस वजह से भी वो हमेशा इनसे दूरी बनाने का प्रयास करते थे। अगर हम तीसरे कारणों की बात करें तो हम देखते हैं कि रजिया सुल्तान के द्वारा गैर तुर्की अमीरों का शासन में प्रवेश। रजिया सुल्तान ने यह प्रयास किया था कि जो ये चालीसा है इसको हम बैलेंस करने के लिए कुछ गैर तुर्की को भी हम शासन में लाए ताकि उनके साथ बराबरी किया जा सके और इनकी सत्ता को वो हेल्प करे। इसके लिए उन्होंने कुछ एक असीविनिया क्षेत्र है वहाँ से अमीर को लाया था। अमीर बोले तो शासक वर्ग को मदद करने वाले प्रशासनिक अधिकारी। जैसे आप देखोगे कि इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा और तुर्की जो अमीर थे उनके मन में असंतोष फैला और रजिया सुल्तान से वो जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते थे। इसके अलावा अगर हम पॉइंट की बात करें तो इसमें आप ऐड कर सकते हो कि रजिया सुल्तान के पास शासन का अनुभव नहीं था, शासन का अनुभव कम, क्योंकि अगर हम बात करें रजिया सुल्तान के शासन की तो मात्र 1236 से 1240 ईस्वी तक चला, जो कि बहुत ही अल्प समय आप कह सकते हो, जिस वजह से भी आप कह सकते हो कि रजिया सुल्तान शासन करने में असफल रहे। अगली हम कारणों की अगर हम बात करें तो निरंतर विद्रोह, यानी जो भी क्षेत्रीय गवर्नर होते थे वो रजिया सुल्तान की सत्ता को चुनौती देते थे। जैसे कि अलग अलग जगह पे लाहौर हो गया, भटिंडा हो गया, यहाँ पर विद्रोह देखने को मिलता है। जैसे कि एक गवर्नर हुए हैं कबीर खां, दूसरा आप देखोगे अल्तुनिया, इन सभी के द्वारा जो है रजिया सुल्तान का विद्रोह किया जाता है।
यहाँ तक कि अल्तुनिया का विद्रोह बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो लास्ट में जाकर रजिया को इससे शादी भी करना पड़ता है। रजिया सुल्तान को शादी करना पड़ता है। इस वजह से तुर्की अमीर को लगता है कि रजिया जो है अपनी कमजोरी के साथ समझौता कर रहा है और उनकी जो है महत्वाकांक्षा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि इनकी असफलता के पीछे ये सब कारण थे जिसकी वजह से रजिया सुल्तान बहुत ही लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए। तो आज हम लोगों ने मेनली इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन से रिलेटेड प्रश्नों को देखा। अगले क्लास में मिलते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे खिलजी वंश और तुगलक वंश। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।